मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 चैप्टर का, पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास का 4 चैप्टर। 4 चैप्टर का आपका नाम क्या है? कार्यपालिका। ठीक है, चैप्टर 4 है आपका कार्यपालिका चैप्टर 4। इस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कवर अप करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपका पूरा चैप्टर हो जाए और जितना शॉर्ट से शॉर्ट समझाने की कोशिश करूं। ठीक है ना, शॉर्ट शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर अप हो जाए। ठीक है ना, एक बार आप वीडियो देखो, पूरा चैप्टर सीख जाओ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक को हम रीड आउट करने वाले हैं। ठीक है ना, तो पहला क्या है, कार्यपालिका क्या होती है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, भारत में संसदीय कार्यपालिका, ठीक है ना, इसको अप्लाई किया गया था। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति, इसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, विशेषाधिकार मतलब सबसे ज़्यादा जो विशेष प्रकार के अधिकार, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। भारत का उपराष्ट्रपति, इसके अलावा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, इसके बारे में बात करेंगे। और स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में अंतर। देखिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना, और जितनी बार भी पेपर होता है उसमें इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है ना, इस वजह से इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक एक करके हम इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका समझाने से पहले मैं आपको चीजें समझा रहा हूं कि सरकार जो होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर मैं इसका एक एक लाइन में डेफिनेशन की बात करूं, क्योंकि देखो आपका जो चौथा चैप्टर है, 5वां चैप्टर और 6 चैप्टर, ये तीनों चैप्टर है आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है ना, और यही है, देखो सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो है आपका 5वां चैप्टर है, कार्यपालिका जो है आपका 4था चैप्टर है और इसके अलावा न्यायपालिका जो है आपका 6 चैप्टर है। एक एक चैप्टर है, एक एक चीज पे एक एक चैप्टर बनाया गया है। तो सबसे पहले हम कवर अप करेंगे कार्यपालिका, फिर कवर अप करेंगे विधायिका और फिर करेंगे न्यायपालिका। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में? चलिए एक एक लाइन में बात करते हैं। विधायिका क्या होती है? विधायिका होती वो चीज है जो कानून को बनाती है। क्या करती है? कानून का जो निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। यानी कि विधायिका कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका का काम क्या होता है? जो कानूनों को लागू करती है, जो कानून बन चुके हैं उसको लागू करती है, उसको क्या बोलते हैं? कार्यपालिका बोलते हैं। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? एक का काम हो गया कानूनों को बनाना, दूसरे का हो गया उस चीज को लागू करना, और तीसरे का काम होता है कि जो लागू कर दिया गया है ना उसका जांच पड़ताल करना, क्या ये चीज़ सही है कि गलत है, या इसका गलत इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पे तो उस चीज़ को रोक देना, है ना, इस चीज़ का काम होता है। और इसके अलावा आपको पता है न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्याय दिलाना। ठीक है ना, कोर्ट कचहरी, बहुत सारी चीज़। देखो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप इंटरेस्ट लेते हो, लेना ही पड़ेगा। पहली बात तो समझो, लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे से रिलेटेड होती है। आपको पता है हर 5 साल में हमें वोट देना पड़ता है, तो वोट आप किसको दोगे? तो इसके लिए आपको पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत जानना जरूरी है ना, कि कौन सा प्रधानमंत्री हमारे लिए अच्छा है, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है, कौन सा विधायक अच्छा है। तो इस वजह से आपको इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है ना, तो ये आप लोग से रिलेटेड ही होता है। और एक चीज और, कई बच्चे ये बोलते हैं, ठीक है, कि जो पॉलिटिकल साइंस है लिखने वाला सब्जेक्ट, देखो लिखा उसी में जाता है जो लिखने लायक होता है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में जितना लिखो उतना ही कम है, जितना लिखो उतना ही कम है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी खूबियां भरी पड़ी हैं, इतनी सारी चीजें हैं जिसको समझाने के लिए हमें लिखना तो पड़ता ही पड़ता है। अब मैथ का क्वेश्चन तो कोई है नहीं, 2 + 2 4 हो गए, है ना, आप सीधा लिख दो। लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस जिसमें जितना करो, जितना बताओ उतना कम ही है। तो इस वजह से मैं लिखने वाला सब्जेक्ट है। पहले इसको आप लोग क्लियर कर लो। ठीक है ना, तो विधायिका जो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका का काम क्या होता है? इस चीज की समीक्षा करना, जांच पड़ताल करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्ति के उस समूहों से है जो कायदे कानूनों को संगठन में प्रतिदिन लागू करती है, उसे क्या बोलते हैं? कार्यपालिका बोलते हैं।
इसके अलावा दूसरे शब्दों में अगर बात करें, सरकार का वह अंग जो कानूनों को, नियम कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का कार्य करता है, क्या कहलाता है? कार्यपालिका कहलाता है। आई बात समझ में? अब बात कर लेते हैं कार्यपालिका का प्रकार। अब देखो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया? कार्यपालिका क्या है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। चलो दूसरा टॉपिक समझते हैं, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। देखिए, कार्यपालिका की अगर प्रकार की बात करें तो कार्यपालिका जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। इसमें अगर बात करें, कार्यपालिका 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित। सामूहिक नेतृत्व का मतलब क्या होता है? जिसमें एक व्यक्ति से ज्यादा, यानी कि एक समूह मिलके किसी शासन को चला रही है, उसको क्या बोलते हैं? सामूहिक बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है कि एक व्यक्ति जो जिस मतलब पूरे शासन को चलाने के लिए एक व्यक्ति हो, उसी को क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति के नेतृत्व सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। ठीक है ना। कार्यपालिका के प्रकार में हमने क्या देखा? पहला चीज वो शासन प्रणाली जिसको एक समूह चलाती है, और दूसरा हमने क्या बोला? वो शासन प्रणाली जिसमें कोई एक व्यक्ति नेतृत्व करता है। ठीक है। अब जो शासन जिसमें सारे लोग मिलकर शासन चलाते हैं, उसमें संसदीय कार्यपालिका होती है और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। 2 चीज होते हैं। और जिसमें एक व्यक्ति जो पूरा काम करता है उसको क्या बोलते हैं? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं। ठीक है। अब देखो इस चीज को समझ कैसे सकते हैं। जो संसदीय कार्यपालिका होती है, जैसा कि आपको पता है कि भारत में संसदीय कार्यपालिका है ना, तो यहां पे आप देखते हो कि राष्ट्रपति भी होता है, इसके अलावा प्रधानमंत्री भी होता है। जहां पे राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का होता है। नाम मात्र का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति कहने के लिए होता है, राष्ट्रपति पूरे देश का प्रमुख है, लेकिन एक्चुअल में जो काम करता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अब आप अपने माइंड में ये मत सोचना कि राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है तो ये कुछ करता ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री काम करता है कहीं ना कहीं उसमें सहमति राष्ट्रपति की भी होती है। जैसे होता है ना, राजा होता है, राजा मतलब राजा का शासन में अगर कोई काम होता है तो मंत्री क्या करता है? मंत्री उस चीज को लागू कर देते हैं, और राजा क्या करता है? सीधा डिसीजन देता है, या ये चीज होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो वो आप इस तरीके से रिलेट करके समझ सकते हो कि यहाँ पे राष्ट्रपति भी होता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति का काम क्या होता है? कम होता है। प्रधानमंत्री का काम क्या होता है? ज्यादा होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? दोनों होते हैं। कौन? राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये दोनों होते हैं। और इसमें आप एक तरीके से मान सकते हो 50-50 प्रकार का काम होता है, यानी कि आधा काम ये करेगा तो आधा काम प्रधानमंत्री करेगा। तो इसी के लिए लिखा है अर्ध। अर्ध का मतलब होता है आधा। अर्ध का मतलब होता है आधा। देखो समझने के लिए बता रहा हूं, अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा, यानी कि आधा काम राष्ट्रपति करेगा, आधा काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है और इसके अलावा प्रधानमंत्री सारा काम करता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का और प्रधानमंत्री सारा काम करता है। इसके अलावा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो पहले में हमने क्या समझा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं संसदीय में, जहां पे राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का होता है, प्रधानमंत्री अपना पूरा काम करते हैं। दूसरे में समझा हाफ हाफ काम डिवाइड होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में। और तीसरे में हमने क्या समझा कि राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? सरकार के प्रमुख को आमतौर पर क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। जो विधायिका में बहुमत वाले दल, यानी कि जो प्रधानमंत्री चुना जाता है लोकसभा में, सबसे ज्यादा जिसका बहुमत होता है ना, जिन सदस्यों का सबसे ज्यादा बहुमत होता है वही मिलके प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। आगे क्या लिखा है? वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, यानी कि कोई भी काम आप करोगे तो जवाबदेही तो बनती है। जैसे देखते हो ना, प्रधानमंत्री कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए संसद में जाके अपना स्पीच देते हैं, बताते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, वहां पे तिरछे सवाल भी पूछे जाते हैं, उस टाइप्स के। आगे, देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो विधायिका है ना, विधायिका में इतने सारे सदस्य होते हैं, उनमें से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बस बात इतनी होती है कि अब जैसे मान लो कि लोकसभा में, ठीक है ना, लोकसभा में अगर सपोज कितने मेंबर होते हैं? 545 मेंबर होते हैं। ठीक है। 545 मेंबर में सबसे ज्यादा जो सीटें मिली है, सपोज 420 सीट मिल गई है भाजपा को। ठीक है। तो अब 420 सीट मिली है तो इनमें से ये लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री होगा कौन। और ये डिसाइड कैसे होगा? क्योंकि
वोटिंग तो हर जगह से हुई है, अब इनमें से डिसाइड होगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, और उसके अंडर में सारे लोग काम करेंगे, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से बोल दो लीडर चुन लिया जाता है प्रधानमंत्री के तौर पे, ठीक है। आगे समझते हैं, यही लोग मिलकर चुनते हैं लोकसभा। पहले तो चुनाव होता है जो हर जगह से होता है, ठीक है ना, हर जगह से देखते हो आप, प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है हर जगह से होता है। फिर उसके बाद लोकसभा में जिन पार्टी का सबसे ज्यादा बहुमत होता है वही मिलके प्रधानमंत्री को चुनता है। आगे ये हो गया, इसको बोलते हैं संसदीय प्रणाली। क्या बोलते हैं? संसदीय प्रणाली। दूसरे अगर बात करें, अगर एग्जाम्पल के तौर पे इसमें बात करें तो भारत जैसे देश में क्या है? संसदीय प्रणाली। इसके अलावा जर्मनी और जापान, जर्मनी और जापान में संसदीय प्रणाली। अगर बात करें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, तो इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है और उसके जो मंत्रीगण होते हैं वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। वही चीज़ है जैसे प्रधानमंत्री से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते थे, वैसे इनमें पूछा जाएगा और प्रधानमंत्री उस चीज़ को बताएगा। आगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? राष्ट्रपति प्रमुख होता है और राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार को भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। लेकिन संसदीय में क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणी मत पद्धति। मैंने तीसरे चैप्टर में बताया था ना, एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है, सेम ऐसे ही, ठीक है। आगे बात करते हैं, और राष्ट्रपति ही विधायिका के प्रति क्या इसमें क्या लिखा है कि वो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति है यहाँ पे विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। और अगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में बात करें तो कौन कौन से देश में है? एक है श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका में है। इसके अलावा रूस में है, ठीक। अगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो अमेरिका में हो गया, ठीक है, अमेरिका और ब्राजील, ये दोनों एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे बात कर लें। आगे देखिए, जैसे सपोज हमने क्या देखा है कि हम फिल्मों में देखते हैं राजा होते थे, ठीक है, राजा होते थे और राजा क्या होते? शासन करते थे, ठीक है, और मंत्रीगण काम करते थे। सेम एज इट इज यहाँ पे भी क्या है कि राजा समझ कर लो किसको? राष्ट्रपति को राजा समझ कर लो। अब राजा के टाइम पे क्या चलता था? राजतंत्र चलता था। लेकिन राष्ट्रपति के टाइम पे क्या चलता है? गणतंत्र चले गए, यानी कि जिसको बोलते हैं लोकतंत्र, ठीक है ना, लोकतंत्र चले गए। यहाँ पे जनता का शासन होगा। तो यहाँ पे राजा के टाइम पे क्या चलता था? राजतंत्र चलता था। लेकिन राष्ट्रपति के टाइम पे, आज के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि लोकतंत्र ही हो, जहाँ पे सारे लोग मिलके सरकार का निर्माण करें। और औपचारिक शासन का प्रमुख होता है, यानी कि इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर किसी देश को चलाया जाता है। तो कंपैरिजन करने के लिए बताया गया कि राजा जैसे होता था वैसे राष्ट्रपति है, यहाँ पे राजतंत्र होता था तो यहाँ पे गणतंत्र यानी कि लोकतंत्र होता है। और इसी की वजह से वहाँ पे शासन जैसे चलता था राजा के टाइम पे, वैसे राष्ट्रपति के भी टाइम पे शासन चलता है, ठीक है। दो चीज़ समझ में आ गई, इस कार्यपालिका के प्रकार समझा दिया और कार्यपालिका क्या होती है वो चीज़ समझा दिया। आगे बात करते हैं। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका कि भारत में संसदीय कार्यपालिका, भारत में संसदीय कार्यपालिका, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो भारत में संसदीय कार्यपालिका, जहाँ पे मैंने बताया कि राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है ना, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि जिस टाइम पे ये बात चल रही थी कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली होनी चाहिए, उस टाइम पे दो मत सामने आया था। पहले नंबर पे जिसको प्रायोरिटी दी गई थी वो ये है, संसदीय कार्यपालिका को प्रायोरिटी दी गई थी। इसके अलावा अगर इसको नहीं अप्लाई किया जाता, अगर सपोज इसको नहीं अप्लाई किया जाता, तो दूसरे नंबर पे किस चीज़ को अपनाया जाता? ये वाली शासन प्रणाली को अपनाई जाती, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाई जाती, ठीक है ना। अभी इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्यों संसदीय प्रणाली को अपना लिया गया, क्यों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को नहीं अपनाया था। जब दूसरे नंबर पे था तो उसको भी अपना लेना चाहिए था संसदीय को छोड़ के, लेकिन क्यों नहीं अपनाया गया, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। दूसरा, इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति भारत में राष्ट्र का औपचारिक प्रधान होता है, ठीक है ना, यानी औपचारिक का मतलब होता है सीधे तौर पर प्रधान होता है। आगे प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। इसके अलावा राज्यों के स्तर पर राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद मिलकर क्या करते हैं? कार्यपालिका को बनाते हैं और उसको चलाते हैं। आगे भारत के संविधान में औपचारिक तौर पर संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति की। अगर आपातकालीन लागू करना है तो उस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति से परमिशन या राष्ट्रपति ही उस चीज़ को लागू करेगा।
आई बात समझ। आगे, भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार तय करना चाहते थे जो जनता के प्रति जवाबदेह, जनता के प्रति उम्मीदों के प्रति संवेदनशील हो और जवाबदेह हो। यानी कि जब तक आप जो काम करते हो और जनता उस चीज़ को अगर क्वेश्चन पूछते है कि आपने इस काम को क्यों किया, तो उस टाइम पे आपको तर्क देना पड़ेगा कि हमने इस वजह से काम किया। तो सरकार वह उस टाइम पे जो संविधान निर्माता था वो ये चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बनाओ जो जनता के प्रति क्या हो, जवाबदेह हो। आगे बात करें, दूसरे कार्यपालिका की अपेक्षा, दूसरे संसदीय कार्यपालिका की अपेक्षा दूसरा विकल्प जो था अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली था, जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है ना, राष्ट्रपति प्रमुख होता है। लेकिन इस चीज़ को क्यों नहीं अपनाया गया? क्योंकि इन सभी कार्यभार को संभालने के लिए राष्ट्रपति अकेला काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। इनका ये मानना था कि राष्ट्रपति मतलब सक्षम नहीं होगा काम करने के लिए, इस वजह से यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था बनाओ जहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों हो। आई बात समझ में। अब चौथे टॉपिक की बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति की शक्ति और स्थितियाँ। ठीक है, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहली बात इस चीज के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार क्या होना चाहिए? पहली बात, जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा है वो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा, 35 वर्ष की उम्र आयु पूरी कर लेनी चाहिए, ठीक है, तो ही वो एलिजिबल है राष्ट्रपति बनने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं 3 चीज समझाता हूँ आपको, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। 25, 30 और 35, याद करो 5 का डिफरेंस है, 25, 30 और 35। ठीक, आगे बात करते हैं, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए। आगे, वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बनने के योग्य है वो कभी भी मतलब वो किसी ऐसे पद पे ना हो जो लाभ का पद हो, यानी कि कोई और काम कर रहा है जिसकी वजह से उसको पैसा गेन हो रहा है, उसके बाद भी राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर रहा है, तो नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आगे, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो, यानी कि वो लोकसभा का जो सदन है, ठीक है ना, लोकसभा जो है, लोकसभा में जो एक सदस्य को चुनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वही योग्यताएं राष्ट्रपति को भी होनी चाहिए, तभी उसको चुना जाएगा, अदरवाइज नहीं चुना जाएगा। तो ये लिखा है, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य पूरी तरीके से हो। आगे, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, जैसा आपको पता है। इसका चुनाव सीधे तौर पर प्रतिनिधि या सीधे तौर पर नहीं होता है, बल्कि कैसे होता है? प्रतिनिधि, विधायक, सांसद द्वारा होता है। और कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूँ, जहाँ पे 3rd चैप्टर है, उसमें जाके देख लेना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा कैसे चुनाव होता है, ठीक है ना। इसको अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही बोलते हैं। आगे, राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, कानूनी, विधायी, आपातकालीन जैसी शक्तियां होती हैं जो इस चीज का यूज करता है। आगे, राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। अब जाहिर सी बात है, पूरे देश को लीड कर रहा है, अगर व्यक्ति चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो तो कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकता। जाहिर सी बात है कि जो भी उनके मंत्री गण होंगे, मंत्री परिषद जो होगी, उससे बात विमर्श करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ नहीं सही है, उसके बाद उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की, जो हमारा 5वां टॉपिक है, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। देखिए, ऐसे अगर बात करें तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और इसके पास काफ़ी शक्तियाँ भी होती हैं। और 3 मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे राष्ट्रपति जो है अपना विशेषाधिकार का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। कौन कौन सी ऐसे मौके होते हैं, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। पहले मैं ओरली आपको समझाना चाहता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जैसे सपोज आपको पता है कि कानून का निर्माण किया जाता है, जो कि हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी 4थे चैप्टर में इसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अगर सपोज क्या होता है कि कानून को बनाना है, तो कानून को बनाने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन होता है कि जो कानून को बनवा सकता है वो लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो एक अगर मान लो कि किसी सदस्य को एक कानून बनवाना है और उसमें सबकी सहमति हो तभी तो कानून बन सकता है। तो कोई एक ऐसा सदस्य है जिसको ये लगता है कि कानून इस चीज़ को बनना चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक प्रकार का लिस्ट लाएगा जिसमें वो कानून के बारे में लिखा रहेगा कि भाई ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। फिर क्या होता है,
इस चीज़ को लोकसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाएगा। आगे लोकसभा में अगर पास हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाता है, या फिर राज्यसभा में पहले आएगा फिर उसके बाद लोकसभा में जाएगा। आपस में किसी में पहले में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लोकसभा पास कर देती है तो राज्यसभा के पास जाएगा, अगर राज्यसभा पास कर देती है तो कहाँ पे जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति फिर क्या करेगा, उस चीज़ को देखेगा, अगर उसको अच्छा लगता है तो साइन करेगा, नहीं लगता है कि अगर उसको लगता है कुछ कमियां हैं तो उसको कहाँ रिटर्न करेगा, दोबारा लोकसभा के पास रिटर्न कर देगा, ठीक है, दोबारा लोकसभा के पास रिटर्न कर देगा और रिटर्न करेगा। और उसके बाद क्या होता है कि अगर सपोज लोकसभा फिर दोबारा पास कर दे, राज्यसभा फिर दोबारा पास करे और फिर राष्ट्रपति के पास आए तो राष्ट्रपति को बाध्य होकर या मजबूरन इस कानून को लागू करना पड़ेगा। अब आप ये बोलोगे कि ये तो वही वाली बात है कि जब दोबारा आ जाए तो राष्ट्रपति की वैल्यू ही क्या रहेगी, वो तो वैसे ही लागू हो जाएगा, वैल्यू क्या रहेगी। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि किसी के पास ये अधिकार नहीं होता है कि जो भी कानून बन रहा है लोकसभा में भी पास हो गया और पारित हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया और पारित हो गया, और मतलब किसी के पास आए और उस चीज़ को वापस कर दे, किसी के पास ये अधिकार नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ एक ऐसा शख्स है जो इस चीज़ को वापस कर देता है। तो ये उसके पास एक पावर होती है। क्या है, पहली पावर क्या होती है कि अगर उसको अच्छा नहीं लगता है वो कानून या कुछ कमियां नजर आती हैं तो उसको वापस कर देता है। ये कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा सिवाय राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पास ये पहली शक्ति होती है। तो प्रथम क्या लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सुझावों को लौटा सकता है और उसे अपने फैसले पर विचार विमर्श करने के लिए कह सकता है। जैसे ये आया ना, जो विधेयक था यहाँ पे आया था तो उसको लौटा दिया ना, तो ये पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है। आगे बात करते हैं, ऐसा करना राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो भी ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने सहन शक्ति और विवेक का इस्तेमाल करता है। आगे, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ कमी है अथवा पूर्ण रूप से मतलब कानूनी रूप से कुछ गलतियां हैं इस विधेयक में या निर्णय देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद से अपना फैसले पर पुनर्निर्वाचन मतलब विचार करने के लिए कह सकता है, दोबारा इसको भेज सकता है विचार करने के लिए। तो पहली विशेषाधिकार की बात ये हो गई। दूसरा विशेषाधिकार क्या है, दूसरा विशेषाधिकार, अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है। अगर मान लो दोबारा इसके पास आ गया, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में आया, राज्यसभा से पारित हुआ, राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, वापस कर दिया, फिर ये क्या हुआ, दोबारा आया, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से फिर राष्ट्रपति के पास में। अब आपको समझ में आ रहा है कि राष्ट्रपति कानून साइन करे ना करे वो कानून बन जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के पास एक और विशेषाधिकार क्या होता है कि वो चाहे तो इस जो विधेयक है, विधेयक को अपने पास लंबे टाइम तक रख सकता है, साइन करे ना करे, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति के ऊपर। अब मान लो राष्ट्रपति के पास आया और वो साइन नहीं किया, तो इनके पास इतना अधिकार नहीं होता है कि वो पूछे कि क्या हुआ, पारित हुआ कि नहीं हुआ, साइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये ऐसा अधिकार नहीं होता है लोकसभा राज्यसभा के पास उस चीज़ को पूछे, क्योंकि राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, विशेष अधिकार होता है कि उस विधेयक को वो लंबे टाइम तक अपने पास रख सकता है या साइन मतलब करने में देरी कर सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोलते हैं, पॉकेट वीटो, ठीक है ना। तो दूसरा क्या लिखा है, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, वीटो ताकत होती है जिसको बोलते हैं निषेधाधिकार होती है, जिसे वह सांसद द्वारा पारित धन विधेयक को छोड़कर पर मंजूरी देने में देरी कर सकता है, यानी कि लेट कर सकता है या दे ही ना, मर्जी उसकी है। आगे, अथवा स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, इसे ही पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। तो दो चीज समझ में आया, पहला उसको पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है, दूसरा हमने बात किया कि अगर उसका मन उस चीज को निलंबित कर सकता है, लंबे टाइम तक अपने पास रख सकता है। आगे तीसरा क्या होता है, तीसरे तरह का विशेषाधिकार राजनीतिक पारिस्थितिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है। औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कभी कभार ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसा पैदा हो जाता है लोकसभा में, जिस टाइम पे अगर सपोज प्रधानमंत्री को चुनना है और उस टाइम पे ऐसा समझ में एक से ज़्यादा कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे किसी एक पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत नहीं मिली है, या फिर कंडीशन ऐसी आ जाए कि लगता है कि एक से अधिक पार्टियों को मिला के राष्ट्रपति बनाना पड़ेगा, है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है,
उस टाइम पे राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकारों का यूज करके प्रधानमंत्री चुन सकता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी को बहुमत प्राप्त ना हो, पीएम पद के लिए एक से अधिक लोग सामने आए, तो राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है और निर्णय सुना सकता है, ठीक है। ये 3 कंडीशन हो गई। आपको आई होप चीज़ें समझ में आ गई। देखो इतना मैं बहुत मतलब डीपली मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है ना। शॉर्ट में पढ़ाता तो जल्दी जल्दी में ख़त्म कर देता, इस वजह से ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट कोई नहीं, आपको समझ आना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि स्कूल में एक एक चैप्टर को ख़त्म करने के लिए एक एक हफ्ते लग जाते हैं और यहाँ पे आपको आधे घंटे में चीज़ों को कंप्लीट करना होता है, तो इस वजह से इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आगे बात करते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। देखो जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और इसके बारे में किस में लिखा गया, 62 में लिखा गया है, ठीक है। बात करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को चुनने के लिए किस में बोला गया है, 58 अनुच्छेद में। उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए किस में बोला गया है, 62 में। और पीएम को चुनने के लिए किस में बोला गया है, बताओ जल्दी से, 72 में। 72वें अनुच्छेद में बोला गया है कि पीएम, सॉरी 72वें नहीं, 74वें में, 74वें अनुच्छेद में ऐसा बोला गया है कि प्रधानमंत्री को ये चुना जाएगा इस हिसाब से, ठीक है, लिखा हुआ है। तो भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव मैंने बता दिया 62 में उपराष्ट्रपति का चुनाव का किसमें वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 62 में। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है। आगे ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान के द्वारा होता है कि इस चीज़ का डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यानी कि कहने का मतलब है जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे बात करते हैं योग्यताएं क्या होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और इसके अलावा राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्य हो। उपराष्ट्रपति के लिए क्या था, किस चीज़ की कंडीशन को पूरा करता हो, लोकसभा की। और इसके टाइम पे क्या है, उपराष्ट्रपति के टाइम पे किस चीज़ की सदस्यता पूरा करता हो, राज्यसभा की, ठीक है। वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर ना हो तो क्या बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है। आई बात समझ में। अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा इसका भी चुनाव होता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई। 6 टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं। अब ये हमने पढ़ लिया, इसके अलावा हम देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हर चीज़ समझाने की मैंने कोशिश की है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 74 में इनके बारे में वर्णन दिया गया है किस हिसाब से प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। भारत के प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा मतदान किया जाता है। आप देखते हो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो उस टाइम पे जनता वोट देती है। आगे इस मत में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा जिसको सीटें मिलती है यानी कि बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और किसके द्वारा बनाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बनवाया जाता है और शपथ भी दिलवाया जाता है, ठीक है। आगे प्रधानमंत्री के रूप में वह देश का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाता है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति यहाँ पे नाम मात्र का होता है, एक्चुअल में जो कारोबार चलाता है वो प्रधानमंत्री चलाता है। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो वह भारत का नागरिक हो, दूसरा भारत की मतदान सूची में नाम सम्मिलित हो, ठीक है ना, पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री पद के लिए उठा कौन है। आगे प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य हो, यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री होगा वो लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में से भी हो सकता है, ठीक है। कोई दोनों में से किसी एक का सदस्य हो। आगे राज्य सदस्य न होने की स्थिति में उसे 6 महीने के अंदर
दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज किसी कंडीशन में राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को ऐसा चुना गया है जो लोकसभा का भी नहीं है और राज्यसभा का भी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको 6 महीने का अधिकार, मतलब 6 महीनों को टाइम दिया जाता है। 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा में उसे सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, उसको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा। और इसके अलावा कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी करता हो, 25 वर्ष की आयु पूरी करता हो तो जाके प्रधानमंत्री बन सकता है। आगे बात करते हैं इसका मंत्रिपरिषद क्या होना चाहिए। मंत्रिपरिषद देखो बेसिकली जो होता है, जैसे सपोज प्रधानमंत्री चुन लिया गया और उसको शपथ कौन दिलवाया, राष्ट्रपति शपथ दिलवा दिया। अब इसके बाद प्रधानमंत्री के पास अपना डिसीजन होता है। प्रधानमंत्री क्या करता है कि जितने भी उसके सदस्य होते हैं, सदस्यों में से वो मंत्री चुन लेता है, वो मंत्री चुन लेता है। और जाहिर सी बात है मंत्रिपरिषद के बारे में संविधान में भी ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं दिया गया है, और वो अपना मंत्री चुनता है और उसके जो सूची होती है, सूची उठा के राष्ट्रपति के पास भेज देता है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, चीज़ों को देखेगा, चेकआउट करेगा, अच्छा ये सदस्य है, ये सदस्य है मंत्रिपरिषद में। उनको राष्ट्रपति को अगर किसी कंडीशन में ऐसा लगता है कि इसमें सदस्य कोई ऐसा है जो इस सदस्य में नहीं होने लायक है, तो वो सिर्फ परामर्श दे सकता है किसको, प्रधानमंत्री को, कि इसको हटाओ, इसको ऐड करो। ये सिर्फ परामर्श दे सकता है प्रधानमंत्री को, अदरवाइज प्रधानमंत्री उस चीज़ को लागू करे या ना लागू करे, ये प्रधानमंत्री के ऊपर डिसीजन होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। यानी कि हम सीधे तौर पर अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद को चुनने के लिए प्रधानमंत्री जो होता है वही चुनता है। ठीक, आगे समझते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद के संगठन के विषय में अधिक चर्चा नहीं की गई है, केवल इतना ही कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उसके परामर्श से मंत्रिपरिषद और अन्य सदस्यों की नियुक्ति होगी। किसके परामर्श से, प्रधानमंत्री के। ठीक है, और उसमें स्वीकृति भी होगी राष्ट्रपति की। आगे, राष्ट्रपति बहुमत वाले दल के नेता को मंत्रिपरिषद बनने के लिए आमंत्रित करता है। उसके बाद भावी प्रधानमंत्री अपने साथियों का चुनाव करता है। प्रधानमंत्री अपने साथियों का चुनाव करने में पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी का जोर दबाव नहीं, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, आगे, वह किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद के लिए चुन सकते हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद में किसी व्यक्ति को चुन सकता है। अपने सहयोगियों का चुनाव करने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उसकी नामावली भेजता है। मैंने बताया ना, लिस्ट जो होता है वो भेजता है। आगे, यदि राष्ट्रपति उस नामावली से किसी प्रकार से भी सहमत नहीं है तो वह पुनर्विचार के लिए प्रधानमंत्री को इस बात को लेकर सूचित करता है, परंतु प्रधानमंत्री इस बात के लिए बाध्य नहीं होता है कि वह राष्ट्रपति की राय को मान ले। ठीक है ना, उसके ऊपर डिसीजन होता है कि वो उस चीज़ को माने या ना माने। आगे, यदि प्रधानमंत्री चाहे तो किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में चुन सकता है और संसद का सदस्य ही ना हो। कहने का मतलब ये है कि वो चाहे तो वो किसी भी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में चुन सकता है, चाहे वो संसद का सदस्य हो या ना हो। परंतु मंत्री नियुक्त होने के 6 महीने के भीतर जिस भी व्यक्ति को चुना गया है उसको संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, तभी जाके उस चीज़ को एलिजिबल माना जाएगा, अदरवाइज मंत्रिपरिषद उसको हटा दिया जाएगा। आई बात समझ में। सेम प्रधानमंत्री वाली कंडीशन है, 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो किसी एक सदस्य बनना अनिवार्य है, चाहे लोकसभा में बन जाओ चाहे राज्यसभा में बन जाओ, नहीं तो अदरवाइज आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका, क्या लिखा है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। स्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका भी बोलते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका। इसके अलावा अस्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका बोलते हैं। स्थायी कार्यपालिका जो होती है फिक्स कार्यपालिका। ठीक है, स्थायी कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जो स्थायी होती है, अस्थायी कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जो स्थायी होती है, यानी कि जो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ये 5 वर्ष में बदलती रहती है, 5 वर्ष के बाद दोबारा चुनाव होता है और उसके बाद अगर वो उस लायक है तो उसको चुनाव के बाद
उस पद पर बिठाया जाता है, अदरवाइज उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन स्थायी कार्यपालिका में क्या होती है, स्थायी यानी कि फिक्स कार्यपालिका क्या होती है, फिक्स कार्यपालिका क्या होती है, जिसमें क्या होता है कि इनको जो चुना जाता है एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, जैसे 60 वर्ष, जैसे 65 वर्ष, रिटायरमेंट वाली चीज़ है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इस वजह से ये जो स्थायी है ना, ये स्थायी नहीं होते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये फिक्स्ड होते ही नहीं है, लेकिन ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्थायी कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जो स्थायी तौर पर कार्य करती है, अर्थात निश्चित समय तक वो सेवा में लगी रहती है, जब तक रिटायर ना हो जाए तब तक वो कार्य करती है। आगे इसमें दूसरा क्या होता है, ये परमानेंट नहीं होते हैं, और ये क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और एक निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं। जो अस्थायी कार्यपालिका होती है वो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो एक निश्चित समय सीमा के लिए चुनी जाती है। आगे बात करते हैं, इसमें ज़्यादा पढ़े लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब क्या है कि ज़्यादा एजुकेटेड होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई हाई फाई डिग्री होने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पास हाई फाई डिग्री रहेगा तो ही आप प्रधानमंत्री बनोगे, तो ही आप चुनाव लड़ोगे, नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड में आवश्यकता होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये सिविल सेवाएं देते हैं, सिविल सर्विस में होते हैं, जैसे IAS, PCS, पुलिस, जितने भी लोग होते हैं, है ना, जो गवर्नमेंट के लिए सेवा देते हैं। तो इसमें पढ़े लिखे की जरूरत होती है, इस पद के लिए योग्यताएं और हुनर की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक वगैरह होगा। इसमें क्या होगा, सिविल सेवा हो गए, IAS, PCS वगैरह, सरकारी कर्मचारी, नौकरशाही इत्यादि जो लोग हो गए इस वाले में होंगे। आई बात समझ, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में अंतर, पहले में हमने लिया अस्थायी कार्यपालिका, दूसरे में हमने लिया स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका जो चेंज होते रहते हैं, और इसमें क्या होता है, जो फिक्स होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते, परमानेंट होते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, और इसमें क्या होता है, एक निश्चित समय सीमा के लिए चुनी जाती है। इसमें ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, और इस वाले में क्या है, फिक्स वाले में क्या है, ज़रूरत है। और इसमें क्या, उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक होगा, और इसमें क्या है, सिविल सेवा कर्मचारी जितने भी हो गए वो लोग होंगे जिनको बोलते हैं नौकरशाही। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ मैंने कवरअप करा दी है, जितने भी टॉपिक है सबको मैंने कवरअप करवा दिया है। ठीक है, कार्यपालिका मैंने बता दिया, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है ये बता दिया, भारत में संसदीय कार्यपालिका ये बता दिया, सारा चीज़ कवरअप हो रखा है। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप क्या कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और आई होप मेरे साइड से मैंने पूरी तरीके से बताने की कोशिश की है, और जितना कम टाइम में ज़्यादा बातें मैं बताने की कोशिश किया हूँ उतना मैंने बताया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। और आपको वीडियो किस चीज़ पे और चाहिए वो चीज़ बताइए। मैं जो बताऊँगा 11-12 तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए वो बताइए, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ पर वीडियो बना सकें। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।